सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने ईरान में चलने वाला कन्फ्लिक्ट उसको कवर किया। उसके बाद हमने इंडो रशिया और रशिया के साथ जो रिलेशन है उसको कवर किया, क्या चैलेंजेस हैं वो भी देखे हमने। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आए हैं जो है इंडो चाइना रिलेशन। ठीक, हम सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो ना ही दोस्तों वाला है और ना ही कंप्लीट तरीके से दुश्मनों वाला। हमारा ना ही हर टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है और ना ही हर टाइम हम साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। ठीक, यानी कि हम दोनों एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन में हैं। ठीक, और कॉम्प्लेक्स रिलेशन क्यों है ये, तो आइए ज़रा देखते हैं। चाह अगर हम देखें तो एक तरफ चाइना इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। पर ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ साथ अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी में कोई जो सबसे बड़ा खतरा इस समय है वो भी देखा जाए तो कौन है, चाइना है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी सबसे बड़ा हमारा चाइना है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही है हमारा चाइना के साथ। ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करें तो दोनों ही जो हमारे नेशंस हैं इनका आपस में भले ही जितने भी कन्फ्लिक्ट होते रहे हो, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली पॉलिसी को लेके, है ना, पर ये दोनों की जो इकोनॉमी है ये एक दूसरे से इतनी इंटरलिंक्ड है कि ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट तरीके से बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे को कंप्लीटली बॉयकॉट करना, पूरी तरीके से इग्नोर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि दोनों को ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर समझ में आई बात? तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में कुछ करंट में जो घटनाएं हुई थी उनकी बात करते हैं कि जो अभी लेटेस्ट करंट की जो घटनाएं हैं उससे हमारे इंडो और चाइना रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला 2025 के अगस्त में हमारी एससीओ समिट हुई थी, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हुई थी। और गौर करने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में चाइना और इंडिया ये क्या है, इस मीटिंग में चाइनीज़ प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्रेसिडेंट दोनों ने ही एक दूसरे को राइवल्स नहीं कहा, एक दूसरे को पार्टनर इन डेवलपमेंट कहा कि हम एक दूसरे के डेवलपमेंट करने में पार्टनर्स हैं। दोनों ही एक दूसरे का डेवलपमेंट चाह रहे हैं। खैर ये तो मीटिंग में कहने वाली बात थी। अब मीटिंग में एक दूसरे को खुलेआम तौर पे राइवल्स तो कहेंगे नहीं अगर सिचुएशन इंडो और चाइना जैसी है तो। ठीक, देखिए अब एक और जो अच्छी चीज़ हुई इस एससीओ समिट के बाद वो ये हुई कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी वो इन्होंने रिज्यूम कर दी। यानी कि पहले क्या होता था कि इन जो आपको मैं याद दिला दूँ, 2020 का गलवान घाटी का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे इंडियन सोल्जर्स चाइनीज़ सोल्जर्स के साथ थोड़ी सी मुठभेड़ हो गई थी, तो उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से चाइना नहीं जाती थी। ठीक, लेकिन अब 5 सालों के बाद 2025 में अक्टूबर में डायरेक्ट फ़्लाइट्स रिज्यूम हो गई। और डायरेक्ट फ़्लाइट्स के साथ साथ जो हमारी कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा है उसके ऊपर भी चर्चा की जा रही है कि 2026 में उसको भी रिज्यूम कर दिया जाए और लार्ज स्केल पर उसको किया जाए, है ना, कैलाश मानसरोवर की। अब ज़रा इस पे थोड़ा सा ना एक मैप है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है हमारा पहला 2 पॉइंट थे। पहला कि हमारी जो FLIGHTS फ्लाइट्स हैं वो चलने लगी, और दूसरा हमारा कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो होने लगी। तो पहला अगर हम देखें तो ये है हमारा कोलकाता, ये, और ये है हमारा गुआंगझो। तो कोलकाता से गुआंगझो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हमारी अब कंटिन्यू हो चुकी हैं। कोलकाता से गुआंगझो डायरेक्ट फ़्लाइट हमारी चलती हैं। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हमारा कैलाश मानसरोवर का एरिया है ये हमारा चाइना में पड़ता है। ये देख रहे हैं ना आप, ये बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, तो ये हमारा चाइना में पड़ता है। तो हर साल इंडिया से जितने भी श्रद्धालु हैं कैलाश मानसरोवर, कैलाश तो हम सभी जानते हैं, कैलाश मतलब भोलेनाथ का निवास। ठीक, तो वहाँ की तरफ जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं या जो भी यात्रा करने वाले हैं, है ना, तो वो सब जो है उनके लिए अभी तक बंद कर दिया गया था ये कि आपको चाइना की तरफ से कैलाश मानसरोवर आप यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके रीजन में आ रहा है। ठीक,
लेकिन अब इसको 6 साल के बाद वापस खोला जाएगा। 2020 के इंसिडेंट के बाद 2026 में वापस से इसको खोला जाएगा और बहुत ही बड़े पैमाने पे खोला जा रहा है। ठीक, अगला आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे एक डिस्प्यूट हुआ था नवंबर 2025 में। वो क्या डिस्प्यूट था कि अरुणाचल प्रदेश की ना इनके साथ मैकमोहन लाइन होती है, ये यहाँ से जो चाइना के साथ बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश की, इसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आधा पोर्शन ना चाइना पहले अंदर तक घुस आया है, आधा पोर्शन जो अरुणाचल प्रदेश का है वो लेके रखा है, मतलब डिस्प्यूटेड लैंड में है कि कुछ पोर्शन चाइना लिया है, चाइना कहता है ये पूरा उनका है, इंडिया कहता है ये पूरा उनका है। ठीक, आधे पे इंडिया ने कब्जा किया है, आधे पे चाइना ने किया है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहीं पे रहने वाली जो एक पहले से ही अरुणाचल प्रदेश की एक वुमेन थी, उसको चाइना ने कहा कि ये आप चाइना की ज़मीन पे हैं और हम आपको यहाँ पे रहने के लिए वीज़ा नहीं देंगे, तो आप यहाँ से जाइए। ठीक, और इसका कड़े शब्दों में भारत की गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया था कि ऐसे कैसे मतलब कर सकता है चाइना। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, कि जो चाइनीज़ वीज़ा इशू नहीं हुआ था इंडियन वुमेन को जो कि अरुणाचल प्रदेश से थी। ठीक, और चाइना उस अरुणाचल प्रदेश के जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, एक्चुअली वो तिब्बत का सदर्न रीजन है, ये देखो ये तिब्बत का सदर्न रीजन है। ठीक, तो उसको चाइना क्या कहता है अपने यहाँ की भाषा में, ज़ेंगियांग कहता है। ठीक, तो वहाँ पे उन्होंने देने से मना कर दिया था। तो ये हुआ था साउथ तिब्बत में, ये कंट्रोवर्सी हुई थी और इंडिया ने इसका स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया था। फिर आते हैं आगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। यही हमारा सबसे बड़ी समस्या है, चाइना के साथ हमारे बॉर्डर्स फिक्स्ड नहीं है क्योंकि हमेशा डिस्प्यूट में हैं, इसलिए यही हमारी मेन दिक्कत है। ठीक, देखो होता क्या है कि यहाँ पे ना जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वो किसी भी तरीके से फेंस्ड नहीं है। फेंस मतलब कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना है बॉर्डर पे, कोई दीवार नहीं खड़ी है, कोई तार नहीं लगी है बॉर्डर के थ्रू, तो क्लियर नहीं है कि बाउंड्री है क्या। जो पोर्शन इंडिया मानता है कि ये हाँ ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर चाइना जो है नहीं मानने को तैयार होता। ठीक, और जिस पोर्शन को चाइना कहता है कि ये हमारे इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, उसको इंडिया नहीं मानने को तैयार होता। तो ये एक तरीके से दोनों में ही प्रॉब्लम बनी हुई है और यही मेन हमारा डिस्प्यूट होता है और ये LAC पे होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, अभी के लिए दोनों लोग एक पर्टिकुलर ये दिखाता हूँ, जैसे ये है, तो ये है हमारी LAC, इसको ब्लैक कर दूँ, ये है हमारी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पर हम सभी जानते हैं कि भैया इंडिया तो पूरा ये है, इंडिया का मैप तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, बनाते आए हैं, तो इंडिया तो पूरा ये है। तो यानी ये जो एरिया है ये हमारा चाइनीज़ गवर्नमेंट और कह सकते हैं चाइना के कब्जे में है। अभी के लिए इंडिया कह रहा है कि ये इंडिया का है, चाइना कह रहा है ये चाइना का है और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक, और यहीं पे मैं आपको याद दिला दूँ, इसी एरिया में हमारा गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था। ठीक, तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर मतलब कि ये जो लद्दाख का सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख वाला सेक्टर है। ठीक, इस पे अक्साई चीन एक विवादित एरिया है और 2020 का गलवान घाटी का क्लैश भी यहाँ पे हुआ था। ये देखो इसी एरिया को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, तो ध्यान से समझ सकते हैं कि ये है अक्साई चीन का एरिया जो कि चाइना कब्जा के रखा है, ये है हमारी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, जो कि इंडिया और चाइना का करंट बॉर्डर है और यहाँ पर हुआ था हमारा गलवान घाटी का 2020 का वो वायलेंट क्लैश जिसमें हिंसक झड़प हो गई थी इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में। ठीक, आते हैं अब आगे। 2000 एक और चीज़ बता दें, 2024 में एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ था। ठीक, ये हुआ था कि गश्त को लेकर समझौता हुआ था कि हम लोग जो है अब जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इस समय बस उसी पर वॉच रखेंगे, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और दिक्कतें आई और यहाँ पे
जो हमारा 2020 में हुआ था, उसके बाद ये हुआ, पर उससे अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। ठीक, अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें ये ईस्टर्न सेक्टर की, तो ईस्टर्न सेक्टर में क्या हो रहा है, ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पे डिस्प्यूट है, क्योंकि जब इंडिया को ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो मैकमोहन लाइन है ये हमारी जो है बॉर्डर होगी। और मैकमोहन लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन है ये है मैकमोहन लाइन। 1962 में एक वॉर हुई थी चाइना और इंडिया के बीच में, जिसमें इंडिया हार गया था, और ये जो रीज़न है तब से चाइना के अंडर में आ गया था। ये कहाँ का रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, 1962 की वॉर में इंडिया हारा था चाइना से, है ना। अब आते हैं, तो ये मैकमोहन, ये चाइना कवर करके रखा है, और ब्रिटिश एरा में ये थी हमारी मैकमोहन बाउंड्री, पर अभी के लिए क्या हो गया है, यहाँ तक हमारा वो चाइना आ चुका है, और ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा अभी हमारे पास है। ठीक, तो ये है, तो ये दोनों जगह के डिस्प्यूट थे, इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में थे और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक, कि क्या क्या डिस्प्यूट थे, क्लियर पेज। अब आते हैं आगे, केवल और केवल हमारे डिस्प्यूट बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है। वॉर तो बाउंड्री या वॉर छोड़ो, वो तो बहुत पहले हुई थी 62 में, अब डायरेक्ट वॉर चाइना के साथ कोई होने भी नहीं वाली है, बट ट्रेड के साथ हमारी ज़रूर थोड़ी सी चाइना के साथ अनबन चल रही है। देखा जाए तो चाइना पूरी तरीके से हमको खुद पर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश में है। कैसे, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है ये अगस्त 2025 में, और इसने सरपास करा था यूएस को। फिर जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, ठीक है, वो ट्रेड डेफिसिट यहाँ समझाया है क्या होता है, ये अगर आप पढ़ेंगे पॉज करके वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिकली चाइना से अगर हम 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो हम सिर्फ उसको 10 रुपये का ही सामान बेच पा रहे हैं। भाई, अगर आप दो पड़ोसी देश हो और अगर आप सामने वाले से 100 रुपये का खरीद रहे हो तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे 100 रुपये का सामान खरीदे, है ना। पर चाइना ऐसा नहीं करता है। ये होता क्या है कि इससे जो इंडिया है वो सारा चाइना से इंडिया खरीद रहा है सामान, और खरीदेगा सामान तो क्या करेगा, पैसे देगा चाइना को उस सामान के बदले। तो वो सारा पैसा, ढेर सारा पैसा चाइना के पास जा रहा है इंडिया से सामान के बदले, और उस पैसे से चाइना क्या कर रहा है, खुद की इकोनॉमी ग्रो कर रहा है और खुद की मिलिट्री ग्रो कर रहा है, जो कि बाद में वो इंडिया के लिए ही यूज़ करेगा। ठीक, तो ये था एक तरीके से ट्रेड डिफिसिट के नुकसान जो कि इंडिया को झेलने को मिल रहे हैं। अभी करंट अफेयर की बात करें तो 2026 में ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया है कि जो चाइना है वो $100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट इंडिया को पकड़ा चुका है अभी तक। ठीक, यानी कि लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपीस का ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है इंडिया चाइना के साथ। ठीक, फिर जो हमारी सेक्टर्स हैं, कौन कौन से, मेडिकल सेक्टर्स, यानी कि जो हमारी दवाइयाँ बनाने का सेक्टर्स है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं, जो हमारे मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे चिप्स, हमारी मशीनरीज, ये सारे सेक्टर्स हैं, ये बेसिकली इनका जो रॉ मटेरियल है या सीधा सीधा भी सामान है वो तक हमारे चाइना से ही इंपोर्ट होता है। ठीक, तो हम पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा बहुत सारा सामान चाइना से आ रहा है, इसलिए भी हम चाइना पे निर्भर हैं। अगर आज की डेट में अचानक से चाइना ये सामान देना बंद कर देता है तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सेक्टर है, वो सब एक बार की ठप पड़ जाएगा और फिर इंडिया के पास काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अब आते हैं एक और चीज़, चाइना का, वही इतनी बातों से आप समझ गए होंगे कि चाइना कर क्या रहा है। चाइना इंडिया की मार्केट को अपने सामानों से, अपने गुड्स से भर दे रहा है। ठीक, और बदले में जब बारी आती है कि इंडिया के सामान को चाइना में बिकवाने की, जब इंडिया अपना सामान बेचता है चाइना में जाके, तो उनमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रख देता है जिससे कि जो चाइनीज़ कंपनी के ही सामान वहाँ पे बिकें। जैसे इंडिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान अपने चाइना एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिया, बट वहाँ पर जो फॉरेन आईटी सर्विस हैं, जो फॉरेन एग्रीकल्चर्स हैं, जो भी फॉरेन से आ रहे हैं, उन पर चाइना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाया है जिससे कि वहाँ की जो लोकल कंपनीज़ हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं,
उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना झेलना पड़े बाहर की कंपनियों से, उनके लिए एक कंपटीशन फ्री इन्वायरमेंट रहे। अगला आता है जियो पॉलिटिक्स में कि ग्लोबली क्या कर रहा है चाइना। देखो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी पे चल रहा है चाइना। चाइना इसको नहीं कहता है कि ये उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, वो तो इसको ये कह रहा है कि भैया हमारा जो तेल का रूट है, तेल मतलब ऑयल का जो इंपोर्ट वाला रूट है, जिस रास्ते से हमारा तेल हमारे चाइना तक पहुंचता है, उस रास्ते को बस हम सिक्योर कर रहे हैं ताकि हमारा ऑयल रूट सिक्योर रहे, हमारे ऑयल की सप्लाई ना रुके। पर अगर इंडिया की नज़र से देखें तो ये सिर्फ चाइना अपने ऑयल के रूट को सेव करने के लिए नहीं कर रहा है, ये इंडिया को चारों तरफ से घेरने की एक साजिश हो रही है। ठीक, ये पूरा वही बताया है ना। ठीक, अब ये पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी वाला मैप है, ये सब नहीं दिखाता हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का मैप लास्ट में होगा, ये है। ठीक, ये देखिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने ढेर सारा लोन दे दिया, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको लोन दे देता है पहले, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। ठीक, और जब वो कंपनी इनकेपेबल हो जाती है कि वो लोन वापस से रीपे कर पाए चाइना को, तो चाइना कहता है अच्छा ठीक है तुम लोन मत पे करो, हमको यहाँ का जो तुम्हारा पोर्ट है इसको हमें लीज पे दे दो, या अब ये हमको दे दो 100 सालों के लिए या 150 सालों के लिए। ठीक, तो इस तरीके से चाइना क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी पावर को, जो उसके फाइनेंशियल पावर है, उसको यूज़ करके अलग अलग पोर्ट अपने हथियार आए। तो यहाँ पे जिबूटी पोर्ट में चाइना ने जो है क्या किया है, अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया है। ठीक, फिर पाकिस्तान से तो क्या ही उम्मीद रखें, वो खुद के पैरों पे आज तक कभी खड़ा नहीं हो पाया, तो अब क्या ही होगा, चाइना से भर के खा लिया पैसा, फिर वापस लौटा नहीं पाया, अब ग्वादर पोर्ट चाइना को दे दिया। फिर श्रीलंका को भी चाइना ने इसी तरीके से ट्रैप में फंसाया और हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को दे दिया। हालांकि चाइनीज शिपों पर अब श्रीलंका पूरी तरीके से रोक लगा रहा है कि अब 1 साल तक कोई भी चाइनीज शिप हम्बनटोटा पोर्ट पे नहीं आएगी, और श्रीलंका थोड़ा सा इंडिया की तरफ देख रहा है अब हेल्प के लिए, है ना। ये करंट से रिलेटेड था तो मैंने सोचा बता दें। और फिर इन्होंने ये बांग्लादेश को भी ढेर सारा लोन दिया है, और चित्तौंग यहाँ पे जो पोर्ट है, चिट्टागोंग पोर्ट है, उसको भी चाइना ने यूज़ करा है मिलिट्री बेस बनाने के लिए, और पूरा एक पोर्ट अपना यूज़ कर रहा है, वो ट्रेडिंग पोर्ट के लिए यूज़ कर रहा है। कुछ पोर्ट को इसने घोषित कर दिया है, जैसे जो दूर थे उसको घोषित कर दिया है कि ये चाइना का मिलिट्री बेस है। ठीक, बट जो पोर्ट इंडिया के बाउंड्री के आसपास है ना, तो किसी को ये ना लगे कि ये मिलिट्री बेसेस हैं, उसको क्या कह रहा है कि ये ट्रेडिंग पोर्ट है, हमारा यहाँ से ट्रेड चलता है। ठीक, हम अपने ट्रेड के लिए ये सारे पोर्ट हथियार हैं, या एक तरीके से इनको अपनी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे ट्रेड के मकसद से बना रहे हैं। ठीक, और दूसरा म्यांमार में कयोकप्यू नाम का एक पोर्ट है, इसको भी म्यांमार को लोन दे दे के डेब्ट ट्रैप में फंसा के कर लिया है। तो देख रहे हैं कितना जो है इंडिया को चारों तरफ से घेरने की एक तरीके से साजिश हुई है चाइना के द्वारा। जैसे पहला यहाँ, थोड़ा और कोई कलर यूज़ करते हैं, ये पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। अब होगा क्या, मान लो कि ऊपर के किसी बॉर्डर एरिया में, जैसे अक्साई चीन का बॉर्डर एरिया है, या अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, या किसी भी इधर बॉर्डर एरिया में चाइना के साथ इंडिया की झड़प हुई, ठीक, तो चाइना क्या करेगा, यहाँ से अपनी नेवी, इधर से नेवी, इधर से नेवी, इधर से नेवी, इधर से नेवी ले आके इंडिया को चारों तरफ से घेर देगा। अब होगा क्या, इंडिया यहाँ ध्यान दे कि यहाँ ध्यान दे, दोनों तरफ में इंडिया फंस जाएगा। तो ये काफ़ी एंड से इंडिया को फिर घेर देगा। तो ये जो चाइना का इस तरीके से पोर्ट लेने के है, इसी को हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि चाइना की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जिसमें चाइना इंडियन ओशियन में अपना दबदबा बनाना चाहता है और इंडिया को चारों तरफ से घेरने की एक कोशिश कर रहा है। जबकि चाइना का कहना यह है कि नहीं, यहाँ से जो हमारा शिपमेंट आता है ऑयल का, वो हमारा यहाँ पे इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाता है और चाइना पहुँचता है। तो हम ये सारे पोर्ट, ये जो यहाँ पे है, ये हम्बनटोटा में है, चिट्टागोंग पोर्ट है बांग्लादेश में, और म्यांमार में कयोक्यू पोर्ट है, इन सारे पोर्ट को हम किस लिए ले रहे हैं, ताकि हम अपने ऑयल रूट पे नज़र रख सकें। तो भैया ऑयल रूट पे नज़र रखने के लिए लेना है, ठीक, तो कौन सा तुम्हारा यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ है जो तुम्हारे ऑयल को रोकेगा,
कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक, तो बस इसीलिए ये तो एक कहने की बात है, ये चाइना पूरी तरीके से इंडिया को घेर रहा है। अब तो ये था स्ट्रेट ऑफ पल्स। आई थिंक आपको स्ट्रेट ऑफ पल्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चाइना घेर रहा है। अब आते हैं थोड़ा आगे। हाँ, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो पाकिस्तान का कार्ड है वो भी चाइना बहुत ही शातिर दिमाग से खेलता है। कैसे? पाकिस्तान को वो अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानता है, यानी कि हर मौसम का दोस्त है ये। ठीक, इसको पैसे प्रोवाइड करो, ये पूरी तरीके से भारत के खिलाफ आ जाएगा और भारत को डिस्टर्ब करके रखेगा, ट्रबल में बार बार डालेगा। ठीक, तो इंडिया को ट्रबल करने के लिए वो पाकिस्तान को अपना दोस्त बना के चलता है। ठीक है, अच्छा, इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया है? तो इंडिया ने क्वाड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, क्या कह सकते हैं, एक ग्रुप बनाया है जिसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। और ये सब मिल के करेंगे क्या? इनका ये जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसे डायलॉग करके है ना, इसका फुल फॉर्म मेरे दिमाग से भी निकल रहा है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्वाड का क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म। तो ये क्वाड का एक इन्होंने ग्रुप बनाया है जो कि चाइना का जो असर्टिवनेस है, ठीक, जो चाइना एक तरीके से एग्रेशन, या एग्रेशन नहीं कह सकते, एक अपना दावा कर रहा है जो साउथ चाइना उसमें इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पर चाइना का दबदबा कम करने के लिए ये चारों देश, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों देश मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जिसका नाम है क्वाड। और ये करता क्या है? ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारा ट्रेड चल रहा है, जो हमारा ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन में चल रहा है, ये हमारा एक रूल बेस्ड ट्रेड होगा। रूल बेस्ड का मतलब है कि डिसिप्लिन से ट्रेड होगा, जो रूल्स हैं उनके तहत होगा, ना कि किसी देश की मनमानी के तहत। ठीक, तो इससे क्या होगा? इससे चाइना की मनमानी चलने से रोक सकते हैं हम लोग साउथ इंडो पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, फिर आते हैं कंक्लूजन की बात करें। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो मेन हमारे चैलेंजेस बचे हुए हैं। ठीक, बट कंक्लूजन की बात करें कि इंडिया और चाइना का क्या कंक्लूजन अभी निकल के आया अभी तक की टॉक से, तो अभी तक हम इतना कह सकते हैं कि जो भी हमारा ये इंडिया और चाइना का रिलेशन है, ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है इसको सॉल्व करना, सुलझा पाना। ठीक, 75 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आज भी हमें क्या कर बार बार बात को रीस्टार्ट करना पड़ता है, एक इस उम्मीद से कि चीज़ें सही हो जाएंगी, बट नहीं हो पाएंगी, है ना, नहीं हो पाती हैं। ठीक, और रियलिटी ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशन तब तक नहीं हो सकते जब तक बॉर्डर पर पूरी तरीके से पीस ना हो जाए। ठीक, अच्छा, अब इंडिया का क्या रुख है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो चाइना से रिलेटेड बहुत हैं इंडिया को। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहला है कि खुद को आत्मनिर्भर करे इंडिया, सेल्फ रिलायंट बनाए इंडिया खुद को। ठीक है, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बॉर्डर्स को सिक्योर करे और अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करे, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं कब वो डिस्प्यूट शुरू कर दे बॉर्डर पे और फिर ट्रेड से इंडिया को प्रेशर में डालने लगे, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक, अब आते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। ये सब तो चैलेंजेस हमने देखे। सबसे पहला चैलेंज, हम चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल रेस में भिड़ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल रेस का मतलब क्या हुआ? हम चाइना के साथ कंपटीशन कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज पे कि कौन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर सिक्योरिटी टाइट रख सकता है बॉर्डर एरिया की। चाइना क्या करता है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू में नहीं बना रहा था बॉर्डर एरियाज पे, तो चाइना क्या कर रहा था? चाइना जो है अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए, अब चाइना जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे भेजने के लिए फिर वापस बुलाओ तो पेट्रोलिंग होती है, हर टाइम कोई खड़ा नहीं रह सकता है वहाँ पे गश्त लगाया जाता है कि दिन में एक बार गए, देखा है कोई है तो नहीं। ठीक, भारी फोर्स नहीं चाहिए होती, उसके लिए कुछ टुकड़ी चाहिए होती है, कुछ ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स की। और अगर कोई भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन या दिक्कत दिखती है तो वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन्फॉर्म करते हैं
और फिर जो नेशन है, जो डिफेंस है, वो उस हिसाब से रिएक्ट करता है, वहाँ पे ट्रूप्स भेज के, ग्रुप भेज के, टैंक्स भेज के, मिलिट्री भेज के, ठीक। पर पहले से वहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि बॉर्डर एरिया बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ मिलिट्री आप अपनी प्रोवाइड करोगे। पर चाइना क्या कर रहा है, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जहाँ पे परमानेंट तरीके से बॉर्डर एरियाज पे वो अपनी मिलिट्री के बेसिस बना सके, ठीक। यहाँ तो ये इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इंडियन आर्मी अगर अपने मिलिट्री बेसिस भी नहीं तैयार रखी बॉर्डर के इस पार, तो रातों रात चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है, बॉर्डर चेंज कर दे, ठीक। और फिर इंडियन आर्मी जब तक अगले दिन सुबेरे पेट्रोलिंग पे जाएगी, पूरा का पूरा बॉर्डर ही चेंज मिलेगा, ठीक। तो इसको काउंटर करने के लिए एक तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल सा है, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। फिर चाइना का 15th ईयर प्लान, ठीक है। ये 15th 5 ईयर प्लान चाइना का भी, हाँ, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये, कि 15th 5 ईयर प्लान अभी मार्च में आया था चाइना का, जिसमें चाइना ने कहा है कि शियानजिन से अक्साई चीन तक के रीजन में एक वो 394 किलोमीटर का एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाएगा। अब ये हाईवे बनाएगा तो भैया हमको क्यों दिक्कत हो रही है इससे, जिस एरिया में बना रहा है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो डिस्प्यूटेड एरिया के पास का रीजन है, वो वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि जब चाहे तब मिलिट्री को पहुँचा सके जल्दी से जल्दी, ठीक। बट इंडिया ने क्या किया है, इसको काउंटर करते हुए इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में अपना 1840 किलोमीटर का एक जो फ्रंटियर हाईवे का काम था उसको खूब तेज़ी से शुरू कर दिया है अब, ठीक। ज़रा मैं मैप से दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे है ये हमारा ये जो स्ट्रेटेजिक हाईवे 394 किलोमीटर का चाइना बना रहा है शियानजिन और अक्साई चीन के रीजन में। तो ये मैप देख रहे हैं, ये जो चाइना है, ये चाइना है तो पूरा इधर, ये पूरा ऊपर से लेके ये यहाँ पे भी चाइना ही है, ये तिब्बत का रीजन चाइना के अंदर आ रहा है, ठीक है। पर ये है चाइना का शिनजियान प्रोविंस, शिनजियान प्रोविंस यानी कि एक स्टेट मान सकते हैं कि ये है चाइना का शिनजियान प्रोविंस। तो यहाँ से ये अपना ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यही है वो हाईवे, स्ट्रेटेजिक हाईवे शियानजिन से शुरू कर रहा है अपना ये स्ट्रेटेजिक हाईवे शियानजिन के स्टेट से, और ये अक्साई चीन के एरिया के पास ले जा रहा है पूरा, यहाँ पे ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर या जम्मू लद्दाख का बॉर्डर पड़ेगा वहाँ तक, ठीक। तो ये है एक न्यू स्ट्रेटेजिक हाईवे जो कि पैरेलल चलेगा किसके, हमारी लाइन के, बाउंड्री के, ठीक। तो ये कर रहा है, और इस हाईवे के साथ साथ क्या होगा, इसके अगल बगल वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स भी करेगा ही करेगा, ठीक। तो ये चीज़ भी चाइना कर रहा है। अब इसके बदले में इंडिया ने क्या किया है, तो इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में 1840 किलोमीटर का जो अपना फ्रंटियर हाईवे बन रहा था उसका काम शुरू कर दिया है तेज़ी से। उसको भी ज़रा मैप के तरह समझते हैं। देखो ये है हमारा तिब्बत और चाइना का रीजन, ये तिब्बत और चाइना वाला रीजन है, ठीक। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन लाइन, ठीक, जिसको चाइना नहीं मानता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाइना इसको अंदर तक मानता है। पर इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा एक हाईवे बना रहा है, इसको कहते हैं अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। और ये जो हाईवे है, ठीक, ये हाईवे 1870 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है, 1840 किलोमीटर का। ये पूरा हाईवे कितना है, 1840 किलोमीटर का हाईवे बना रहा है। और ध्यान देंगे अगर आप तो ये जो हाईवे है ये मैकमोहन बाउंड्री के साथ साथ बन रहा है, ताकि चाइना फ्यूचर में इन्फिल्ट्रेट करके ये ना कह सके कि हाँ ये पोर्शन हमारा है, और मतलब गलत दावे ना कर सके, क्योंकि अब डिमार्केशन हो रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया भी बिल्ड कर रहा है। और सिर्फ ये फ्रंटियर हाईवे ही नहीं है, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे ही नहीं है, इंडिया इसके साथ साथ सेला टनल बना रहा है। सेला टनल क्या है, ये एक ऑल वेदर टनल है जो कि आर्मी के रैपिड मूवमेंट्स को सपोर्ट करेगी, ठीक। क्या होती है भैया रैपिड मूवमेंट या सेला टनल, यहाँ पे सेला टनल बना रहा है क्योंकि रेंजेस की वजह से हमारी डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट यहाँ से यहाँ मुश्किल है, बीच में बहुत से पहाड़ आते हैं। तो सेला टनल क्या करती है, यहाँ से
किसी को भी अगर डिप्लॉय होना होगा तो इंडियन आर्मी आराम से सेलन टनल के थ्रू पार करेगी और फिर चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे पूरे एरिया में आराम से डिप्लॉय हो सकती है और बिना टाइम गंवाए। ठीक, अगर चाइना की तरफ से कुछ भी दिक्कतें शुरू करी जाती हैं तो। ठीक, तो ये था इंडिया का रिस्पांस चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि दोनों ही देश इंफ्रास्ट्रक्चरल रेस में हैं। ठीक, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक रेस में भिड़ गए हैं। अब आगे आते हैं वाटर वॉरफेयर। चाइना क्या कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ। चाइना वाटर को यूज़ कर रहा है इंडिया के खिलाफ। वाटर को कैसे यूज़ कर रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि चाइना में यारलंग सांगपो रिवर नाम से जानी जाती है, वो आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में। ठीक, ये देखिए ये है रिवर। ठीक है, यहाँ यारलंग सांगपो रिवर कहते हैं तिब्बत में। ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ये यहाँ से रेड पे रेड ना चलाएं। ये रिवर यहाँ से पूरा बहते हुए यहाँ से एक टर्न लेती है, नाम का बरवा पीक है, वहाँ से एक टर्न लेती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए असम एंटर करते हुए बांग्लादेश जाती है। ठीक, तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया में आते ही इस रिवर को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग कहने लगते हैं अरुणाचल प्रदेश और इंडिया में आते ही। लेकिन चाइना में इसको यारलंग सांगपो रिवर कहते हैं। तो इस पे हो क्या रहा है, ये यहाँ पे ये देखेंगे हम तो ये डैम बना रहा है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहा है, मेकडॉक डैम। ठीक, और एक और बात, ये जो मेकडॉक डैम जिस एरिया में बन रहा है ना, यहाँ बहुत ढेर सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ बहुत ढेर सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अगर गलती से किसी अर्थक्वेक में ये डैम टूटता है तो पूरा का पूरा बाढ़ का जो पानी है वो फ्लड कर देगा अरुणाचल प्रदेश को और असम को और फिर बांग्लादेश को फ्लड करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाएगा, जिससे कि पूरे की पूरी इंडिया को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये दिक्कत की बात है। और अगर मान लो यहाँ पे ये डैम बना देता है और पानी रोक देता है तो जो आगे का एग्रीकल्चर है असम का और जो अरुणाचल प्रदेश का, तो वो एग्रीकल्चर भी इससे प्रभावित होगा। तो जो नदी का नेचुरल फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहा है ताकि जब चाहे तब इस वाटर पावर को वो यूज कर सके इंडिया के अगेंस्ट। देखा जाए तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। और इंडिया का कंसर्न क्या है इस पे कि वो अगर पानी रोकेगा तो इससे फिशरीज और एग्रीकल्चर दोनों ही प्रभावित होंगे। नदियां हैं वो एकदम सूख जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ठीक, असम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया की। और अर्थक्वेक का भी रिस्क है। वो जिस एरिया में बना रहा है वो एक सिस्मिक जोन 5 है। सिस्मिक जोन में हाईली एक्टिव अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और अगर किसी तरीके से डैम में दिक्कत आई, डैम बिल्ड जो है वो उसमें फॉल्ट हुआ, क्रैक्स आए या डैम दिक्कत हुई, तो क्या होगा, बहुत ढेर सारी मात्रा में जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो पूरी तरीके से फ्लड से स्ट्रगल करेंगे। ठीक, तो ये दिक्कतें हैं। अच्छा, और आगे आते हैं साइबर वॉरफेयर। अब साइबर वॉरफेयर भी एक बहुत ही मेन मुद्दा है जो कि चाइना के साथ इंडिया को देखना पड़ रहा है। साइबर वॉरफेयर क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं आज की डेट में गन्स और उससे तो लड़ाई हो ही रही है चाइना के साथ, पर चाइना करता क्या है? चाइना जो है साइबर अटैक करवाने की कोशिश में है। साइबर अटैक से क्या कर रहा है वो? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है वो, पावर ग्रिड्स पर, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे आर्मी के कंप्यूटर्स हैं, आर्मी कैंप्स हैं, ठीक है, ये हमारा पैसा चुराने के लिए नहीं करता कि साइबर फ्रॉड करके पैसा चुरा ले। पैसा हमसे बहुत ज़्यादा है उसके पास, ठीक है, वो क्या करेगा हमसे थोड़ा सा पैसा लेके, ठीक, हमसे 10 गुना ज़्यादा पैसा है उसके पास। वो करता क्या है कि हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि हमारी पावर ग्रिड्स पर, ठीक, हमारे हॉस्पिटल्स पर, हमारे आर्मी कैंप्स और कंप्यूटर्स पर, ठीक, क्या कर रहा है वो? मिलिट्री बेसिस पर साइबर अटैक करके उनको हैक कराने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या करे, क्या होगा?
वो हैक करके रखा रहेगा, वो पहले नहीं पता लगने देगा कि हमारे सिस्टम्स हैक हैं। जैसे ही हमारी क्राइसिस का टाइम आएगा, जब भी हम चाइना के साथ वॉर में होंगे, वो उन जो हैक्ड सिस्टम्स हैं वहाँ पे हमारी इंडिया की पावर ग्रिड बंद कर देगा, हम बिजली ही नहीं जनरेट कर पा रहे होंगे, हमारे हॉस्पिटल्स बंद कर देगा, हम सिटी स्कैन्स और बड़ी बड़ी मशीनें नहीं यूज़ कर पा रहे होंगे, हमारे आर्मी के जो एरियाज़ हैं उन पर जो है उसको वर्क करने से रोक देगा। ठीक, तो आज की डेट में चाइना साइबर अटैक्स पर भी ध्यान दे रहा है, इसलिए जो डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है कि भैया इंडिया का जो भी डेटा है वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए जो हमारे यूएस की कंपनीज़ हैं, इंडिया क्या कह रही है कि कोई भी कंपनी इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स और इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं, ठीक, ये सारी कंपनीज़ जो भी डेटा है ये इंडियन गवर्नमेंट तक ही सीमित रखें, उस पर इंडियन गवर्नमेंट वॉच आउट कर रही है। बट एप्पल क्या करता है कि एप्पल इंडियन गवर्नमेंट पे भी भरोसा नहीं करता है, इसीलिए अभी बात चल रही थी कि भैया एप्पल डेटा अपने पास रखता है, किसी को नहीं देता, इवन यूएस गवर्नमेंट को भी नहीं देता। ठीक, अनटिल एंड अनलेस यूएस के कोर्ट से अपील ना आ जाए कि हाँ आप अपना डेटा हमारे गवर्नमेंट को शेयर करिए, वो इतनी प्राइवेसी मेंटेन करता है किसी भी ग्राहक की, उनके कस्टमर की। ठीक, एप्पल कंपनी की बात हो रही है, बट इंडियन गवर्नमेंट एप्पल कंपनी पर प्रेशर लगा रही है कि अगर आपको इंडिया में की मार्केट में रहना है तो यू शुड गिव अस ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटा दैट यू हैव। ठीक, तो ये एक मेन कंसर्न हो रहा है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ भी देखी थी कि हो सकता है एप्पल के फ़ोन्स इंडिया में ना आए, तो वो इसीलिए था। फिर स्टेट तो ये हो गया हमारा साइबर अटैक से रिलेटेड कि क्या चाइना प्लान कर रहा है। फिर रीसेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी 2026 की ही रिपोर्ट में ये सुनने को आया था कि जो चाइना है उसने टारगेट किया है, साइबर अटैक्स करवाए हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। और एशिया पैसिफिक रीजन में किस पे कराए हैं ये तो सभी जानते हैं, इंडिया को प्राइम टारगेट लेके चला है। ठीक, और इस अटैक के स्टैटिस्टिक्स ये थे कि टोटल 7,684 अटैक्स हर हफ्ते कराए गए हैं। ये एवरेज है, ये सिर्फ और सिर्फ एवरेज है। इतने अटैक्स करवाए गए हैं ताकि इंडिया की जो डेटा है वो चाइना तक पहुँचे, चाइनीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे। ठीक, और टारगेट्स क्या थे, जो चाइनीज़ के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब कि चाइनीज़ गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड किए गए हैकर्स हैं, गवर्नमेंट ने इन हैकर्स को काम पे लगाया है। ठीक, ये इन्होंने, इसका नाम क्या है, APT41 ग्रुप। ठीक, इन हैकर्स का नाम है APT41 ग्रुप। ठीक है, ये हमारे आर्मी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स और एनर्जी पावर पे टारगेट कर रहे थे। ठीक है, और इनका मेन मोटिव क्या था, पर्पस क्या था कि हमारे पर्सनल डेटा को स्टील कर लें और हमारे जो नेशनल सिस्टम्स हैं उनको क्रिपल कर दें, यानी उनको ठप कर पाएँ जब ज़रूरत हो, क्राइसिस के टाइम पर जब भी ज़रूरत है ये उनको ठप कर पाएँ। ठीक, अगला आते हैं वेपनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड ट्रेड। ठीक है, इकोनॉमी को वो एक वेपन की तरह यूज़ कर रहा है और ट्रेड डेफिसिट में इंडिया को फंसा रहा है। इकोनॉमी को वेपन की तरह का मतलब कि वो इंडिया की मार्केट को, मैंने पहले ही बताया कि इंडिया की मार्केट को, जो इंडिया की मार्केट है किसकी, फार्मेसी की जो इंडिया की मार्केट है वो पूरी दुनिया की 70% फार्मेसी इंडिया प्रोड्यूस करता है। बट उस 70% फार्मेसी के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो API आता है, API मतलब कि एक्टिव फार्मेकोलॉजिकल या फार्मेटिकल इंग्रेडिएंट, ये जो आता है ये हमारा डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट होता है। तो चाइना अगर उसको रोक देगा तो इंडिया की फार्मेसी इंडस्ट्री भी रुक जाएगी। ठीक, चाइना के साथ इंडिया, मैंने बता चुका है कि $100 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में फंस चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी सप्लाई इंडिया चाइना पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, बैटरी, मोबाइल, क्रिटिकल इंपोर्ट्स। ठीक, और अगर चाइना गलती से भी इन सब चीज़ों को रोकता है तो इंडिया बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। और यही चाइना की मेन स्ट्रेंथ है, यही चाइना की इमेंस स्ट्रेंथ है, मेन स्ट्रेंथ यही है। अब आते हैं इंडिया को क्या करना चाहिए। हम सब जानते हैं आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनने पर ध्यान देना चाहिए और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें धीरे धीरे, जिस पे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक, डिप्लोमेटिकल और जियोपॉलिटिकल अगर हम बात करें तो
करता क्या है भाई, मिलिट्री को हेल्प करता है पाकिस्तान की। और अभी हाल ही में एक रिसेंट न्यूज़ आई थी कि इंडिया का जब पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था तो चाइना ने प्रोवाइड किया था लाइव इनपुट्स। चाइना लाइव इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर को अबाउट द पोजीशंस ऑफ द इंडियन आर्मी की पोजीशंस का लाइव अपडेट दे रहा था चाइना। ठीक, तो यहाँ तक हेल्प करता है वो। टेक्निकली स्ट्रेंथन्स इंडियाज एनिमी को टेक्निकल सपोर्ट देता है चाइना, टेक्नोलॉजी देता है ताकि इंडिया को वो बिजी रख सके छोटी मोटी लड़ाइयों में और उतना ग्रोथ ना करने दे। स्ट्रिंग ऑफ पल्स समझा चुका हूँ क्या होता है, डेप्थ ट्रैप में फंसा रहा है। ठीक है, तो ये सब था। अब चाइना सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बॉर्डर पे नहीं चैलेंज कर रहा है, वो वाटर ब्रह्मपुत्रा के थ्रू भी कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी पे चल रहा है, टेक्नोलॉजिकली भी कर रहा है, साइबर अटैक्स के थ्रू, ट्रेड में भी फंसा रहा है और डिप्लोमेसी के थ्रू भी कर रहा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना हर तरफ से इंडिया को क्या कर रहा है, फंसा रहा है, हर एक डायरेक्शन से इंडिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था अभी तक। और इंडिया को करना क्या चाहिए, देखो भाई, कोई हमको लाख फंसाने की कोशिश करे, अगर हम खुद पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो एक ना एक दिन उसके सारे प्लान्स फेल होने बिल्कुल तय हैं। ठीक, तो इंडिया क्या कर रहा है, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस बन रहा है ताकि उसके ट्रेड जाल में ना फंसे। ठीक है, उसके टेक्नोलॉजी और साइबर अटैक्स से खुद को बचा के रखे। ठीक, फिर बॉर्डर पे खुद को स्ट्रेंथ करे जिससे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स ख़त्म हुए। ठीक है, मिलिट्री को जो है स्ट्रॉन्ग करे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स उससे भी ख़त्म होंगे। ठीक, और जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं और जो हमारा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला है, ठीक, कि इंडिया को चारों तरफ से ऐसे घेर लिया था अलग अलग जगह पोर्ट्स बना के, तो उसके लिए भारत क्वाड यूज़ कर रहा है। मैंने बताया था आपको, क्वाड ज्वाइन किया है और उस क्वाड में भारत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का पूरी तरीके से काउंटर कर रहा है। तो ये था अभी तक का चाइना और इंडिया का रिलेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, तो यहीं पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। लंबा था क्योंकि भैया डिटेल में कवर करना था इंडिया चाइना रिलेशन, क्या चैलेंजेस थे, क्या करना चाहिए। तो ये तो पता लग गया कि बुरी तरीके से चाइना हमको फंसाने के पूरे जाल बुन चुका है। बट अगर हम चाइना की इन टैक्टिक्स पे ध्यान ना देते हुए खुद पर ध्यान दें, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दें, तो हम चाइना की हर एक टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को फेल कर सकते हैं। तो यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।